please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. गुजरात के सोमनाथ में हजारों की तादाद में नाव एक जगह इकट्ठी नजर आई। ये उन मछुआरों की नाव हैं जो ओखी तूफान की वजह से एहतियातन किनारे पहुंच गए, क्योंकि गुजरात में मौसम विभाग ने पहले ही मछुआरों को अलर्ट कर दिया था, लिहाजा वो वक्त रहते समंदर से तट पर आ गए। जानकारी के मुताबिक गुजरात के सोमनाथ में फिलहाल 5000 नाव किनारे पर खड़ी हैं। इनमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मछुआरों की भी नावें हैं। साइक्लोन की वजह से मछुआरों है फिशरमैन को वार्निंग दी गई थी कि 48 आवर्स तक वो समुद्र में न जाए। ओखी तूफान की वजह से पूरे दक्षिण गुजरात में हाई अलर्ट है। खासकर समुद्री इलाकों में ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। सूरत में भी वक्त से पहले ही तूफान से निपटने की तैयारी पूरी कर ली गई। साथ ही समंदर तक पहुंचने से लोगों को रोकने के लिए पुलिस वालों को भी तैनात कर दिया गया। इनके अलावा एनडीआरएफ की टीम भी सूरत में समंदर किनारे पहुंचकर मोर्चा संभाल चुकी है। कोई दुर्घटना न बने इसलिए लोगों को तैनात किया गया है। कोई भी आपातकालीन स्थिति को कंट्रोल करने के लिए एनडीआरएफ की 2 टीमें दक्षिण गुजरात और खास करके सूरत में अलर्ट की गई है। तूफान की वजह से सूरत में 2 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए गए, जबकि 145 गाँवों को अलर्ट पर रखा गया है और 13,000 नावें किनारे लौट चुकी हैं। चक्रवात जैसा नहीं रहेगा, लेकिन लोगों को हिदायत दी गई है कि वो लोग ज्यादातर रात को बाहर ना निकले। तूफान के असर से गुजरात के 9 जिलों में हल्की बारिश हुई। हल्की बारिश में सड़कों पर भले ही गाड़ियों की आवाजाही जारी रही हो, लेकिन तूफान ने गुजरात के चुनावी माहौल की रफ्तार जरूर धीमी कर दी और तूफान के असर वाले इलाकों में नेताओं की रैलियों का सामान समेटा जाने लगा। ओखी की वजह से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की महुआ, राजुला और सीहोर की रैलियां रद्द हो गईं। ये इलाके समुद्र तट के करीब पड़ते हैं। उनकी सुरक्षा को लेके ये प्रोग्राम हमने कैंसिल किया है। मौसम बहुत खराब है। वहीं पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि गुजरात में साइक्लोन ओखी आने वाला है। मैं गुजरात के बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वो पूरे सूबे में लोगों की मदद करें। हमारे कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की हर संभव मदद करने में पूरे मन से लग जाएं। लेकिन गुजरात में माहौल चुनावी है, लिहाजा पाटीदार नेता हार्दिक पटेल हमला करने से नहीं चूके और ट्विटर पर लिखा कि गुजरात में ओखी नाम का समुद्री तूफान आने की संभावना है। सभी सलामत स्थान पे चले जाएं, प्रशासन के भरोसे न रहें, क्योंकि प्रशासन साहब की सेवा में लगा है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर ने महाराष्ट्र पुलिस की पूछताछ में बड़ी जानकारी दी है। इकबाल ने दाऊद के कामकाज के नए तरीकों के बारे में पुलिस को बताया। पुलिस के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों से बचने के लिए दाऊद ने वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन में डील करना शुरू कर दिया। इकबाल के मुताबिक दाऊद ने पिछले साल बिटकॉइन में करीब 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। यही नहीं, डी कंपनी के जरिए होने वाला सारा काला कारोबार भी बिटकॉइन में ही किया जा रहा है और मुनाफे को बढ़ाने के लिए भारतीय शेयर मार्केट भी लगातार दाऊद के निशाने पर है। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने की बड़ी वजह यह है कि एक बिटकॉइन की कीमत करीब 6.5 लाख रुपए के बराबर है। बिटकॉइन एक ओपन डिजिटल पेमेंट नेटवर्क है जिसमें बिना किसी के भी दखल के ऑनलाइन लेन देन किया जा सकता है। उधर पंचकुला हिंसा की साजिश के आरोप में जेल में बंद हनीप्रीत के पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है। सूत्रों के मुताबिक हनीप्रीत ने जेल प्रशासन को एक चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई कि पंचकुला हिंसा के बाद उसके जो बैंक खाते सीज किए गए थे उन्हें खोल दिया जाए। चिट्ठी में हनीप्रीत ने ये भी लिखा कि उसका केस अब कोर्ट ट्रायल के लिए आ गया है और केस लड़ने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। अगर उसके बैंक खाते नहीं खोले गए तो वो प्राइवेट वकील को हायर नहीं कर पाएगी। दिल्ली में मौसम विभाग के दफ्तर के बाहर लगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले लोधी रोड इलाके की एयर क्वालिटी के खतरनाक आंकड़े दिखाने लगा। इसके साथ ही इस डिस्प्ले पर बुधवार को लेकर पूर्वानुमान भी किया गया, जिसमें प्रदूषण के स्तर को खतरनाक बताया गया। फिर भी प्रदूषण को लेकर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर दिल्ली को बर्बाद करने का आरोप लगाया। भारत का फेस है दिल्ली और दिल्ली पे आके उन्होंने जो उनको दिखाना था पूरी दुनिया को, देश को, कि मोदी जी कितना भी संवारने की कोशिश करें, हम बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जबकि कांग्रेस ने केजरीवाल और केंद्र सरकार को घेरते हुए प्रदूषण के मसले पर राजनीति न करने की सलाह दी है। केजरीवाल साहब को और मोदी सरकार दोनों को इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्रदूषण के मसले पर केंद्र और केजरीवाल सरकार शुरू से एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं और कमोबेश वक्त भी दोनों ही सरकारों के बीच सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। इस वक्त भी आम आदमी पार्टी का दावा है कि केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए कई अहम फैसले लिए, लेकिन उनका आरोप है कि दिल्ली की पिछली सरकारों ने प्रदूषण रोकने के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी 15 साल दिल्ली के अंदर शासन करती रही। अगर कांग्रेस पार्टी ने और उसके पहले 5 साल बीजेपी ने अगर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, दिल्ली के भविष्य को लेकर अगर काम किया होता तो प्रदूषण की समस्या होती नहीं। लगे हाथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दिल्ली के प्रदूषण पर बयान दे डाला, मगर समझना मुश्किल था कि उनके निशाने पर कौन है। राजधानी दिल्ली का लड्डू जो खाया वो भी पछताया
जो नहीं खाया वो भी पछताया। हालांकि दिल्ली में प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए एनजीटी लगातार सरकारों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहा है ताकि हालात को जल्द से जल्द बेहतर किया जा सके।